जीवन वे एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो लाखों की तादाद में ये नागा साधु लोगों की नजर आए बिना कुंभ तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में ऐसे तो हम बात करें उज्जैन में, काशी में, ये नागा साधु आपको शिप्रा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे एकांत में नजर आएंगे आपको। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है वो है नागा साधु। नागा साधु हमेशा हमारे लोगों के बीच में एक कौतूहल का प्रश्न होता है कि भाई नागा साधु हैं, ये जैसा करते हैं उन्हें करने दो, कुछ बोलो नहीं, कुछ छेड़ो नहीं। तो नागा साधु के बारे में हम बात करते हैं तो ये नागा साधु हमें मिलते हैं हमारे सनातन परंपरा के उन हॉट स्पॉट पर जहां पे हमारे धार्मिक भावनाएं, हमारी सनातन परंपरा आज भी जीवित है। तो नागा साधु मैंने पहली मर्तबा देखा तो देखा था बनारस में गंगा घाटों के इर्द गिर्द, खासकर मणिकर्णिका घाट पर, जहां पर शवदाह किया जाता है। वहां पर शवदाह के बाद जो राख होता है, उस राख को वो अपने शरीर में मलते हैं। इसी मणिकर्णिका घाट पर मसाले में होली, जब होली वगैरह आती थी, तो अब जानते हैं कि होली हमारे देश में एक बहुत बड़ा त्योहार है। तो काशी की चर्चा होती है मसाने की होली। मसाने की होली मतलब शमशान में जो डेड बॉडी का राख होता है, उससे जो नागा साधु होली खेलते हैं। मसाने की होली भी फेमस है, तो नागा साधु की बात होती है। तो नागा साधु पर चर्चा, बात ज्यादा और ज्यादा यहाँ पे होने लग गई, क्योंकि भैया कुंभ है, महाकुंभ। 140 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है। तो नागा साधु भी पधारे हैं। तो नागा साधु देश के कोने कोने से आते हैं। तो नागा साधु आते कहाँ से हैं, रहते कहाँ हैं, ये नागा साधु होते क्या हैं, इनको लेकर जो विस्मय है, आज हम उन पर बात करेंगे, इनके इतिहास पर बात करेंगे। कहाँ से आते हैं नागा साधु, कहाँ चले जाते हैं कुंभ मेले के बाद, आज इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के आज के इस विश्लेषण विशेषांक में। तो चलिए हम बात करेंगे नागा साधु की। क्या इतिहास है ये नागा साधुओं का। कभी आपने सोचा है कि नागा साधु जो कुंभ में दिख रहे हैं, तमाम तरह तरह के पोशाक बनाए पहन कर आते हैं, सज धज के आते हैं, नग्न अवस्था में होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, बड़े बड़े मूछ, सवारे हुए केश भी नहीं रहते हैं, भभूति लपेटे रहते हैं, दुनिया और जनमानस में बिल्कुल भिन्न दिखते हैं। वो अपने में ही रमे रहते हैं। ताकि लोग आते कहाँ से हैं, चले कहाँ जाते हैं। माना जाता है कि ये एकमात्र ऐसा समय होता है जब ये लोग आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। इसके बाद ये नागा साधु अपने अपने ठौर ठिकानों पर लौट जाते हैं। तो इस सफर में हम ये समझते हैं कि आखिर ये कहाँ रहते हैं, ये नागा साधु जिसके बारे में तमाम तरह की बातें होती है, आखिर रहते कहाँ हैं। तो इस महाकुंभ में नागा साधु लोगों के लिए कौतूहल का केंद्र तो है ही। इसकी वजह है नागा साधुओं का रहस्यमय जीवन। वे एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो लाखों की तादाद में नागा साधु लोगों की नजर आए बिना कुंभ तक पहुंच जाते हैं। माना जाता है कि कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में ऐसे तो हम बात करें उज्जैन में, काशी में, ये नागा साधु आपको शिप्रा नदी किनारे, गंगा नदी किनारे एकांत में नजर आएंगे आपको। आखिर कहाँ लौट जाते हैं नागा साधु। मेला खत्म होता है तो फिर नागा साधु दिखाई नहीं देते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वो अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहीं रहते हैं। कुंभ में दो सबसे बड़ा नागा अखाड़े हैं, एक है महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और दूसरा है पंच दशनाम जूना अखाड़ा।
और ज्यादातर नागा साधु इन्हीं अखाड़ों में से आते हैं, वो इन्हीं अखाड़ों में रहते हैं, वो इन्हीं अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो इन्हीं अखाड़ों में रहकर वो तरह तरह के कर्तव्य भी सीखते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं। नागा साधु की जीवनी की हम बात कर ले तो नागा साधु अपनी कठिन तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, पहाड़ों, जंगलों या अन्य शांत स्थलों में जाकर साधना करते हैं और तप करते हैं। कुछ नागा साधु वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में निवास करते हैं। यह स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा वो प्रयाग, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन के कुंभ में ही होती है। नागा साधु भारत भर में यात्राएं भी करते हैं, विभिन्न मंदिरों और तीर्थ स्थलों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। तो नागा साधु बोल रहे हैं, तो नागा का अर्थ क्या होता है? हमने नंगा पर्वत भी सुना है। नागा का अर्थ होता है पर्वत, पर्वतों में रहने वाले साधु। कोई इसको लोग बोलते हैं कि नागा साधु का मतलब होता है वो जिस्म पर एक लिबास तक नहीं पहनते, वो नग्न रहते हैं, इसलिए नागा साधु बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में नागा शब्द का अर्थ पर्वत या पर्वतों में या उसके आसपास रहने वाले व्यक्ति होता है, उसे हम नागा कहते हैं। नागा साधुओं का उल्लेख प्राचीन भारत के इतिहास में मिलता है। इनके अस्तित्व के प्रमाण मोहनजोदाड़ो के सिक्कों और चित्रों में भी मिलते हैं, जिनमें भगवान शिव के पशुपतिनाथ अवतार की पूजा करते हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन भारत में नागा साधु योद्धा तपस्वी होते हैं, जिन्हें सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व दिया गया था। वे तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर धनुष जैसे हथियार रखते थे और मंदिरों की सुरक्षा के लिए शस्त्र कौशल भी रखते थे। वे मुगल सेना आक्रमणकारियों से शिव मंदिरों की रक्षा करने के लिए जाने जाते थे। नागा साधुओं ने मुगल बादशाह औरंगजेब की विशेष सेना को भी 100 से अधिक बार हराया था। वे आज भी अपने भीतर छिपे योद्धा कौशल के साथ आध्यात्मिक साधनों के साथ घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि भारत में नागा साधुओं की तादाद 4000 से अधिक है। ये नागा साधु एक सेना का भी रूप अख्तियार कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो सेना के लिए भी काम आ सकते हैं। तो भैया कुंभ चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो कुंभ मेले में जो नागा साधु हैं उनकी बात कर लें जाते जाते, तो कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन शाही स्नान है और इसका मुख्य पात्र नागा साधु होते हैं। कुंभ मेले की शुरुआत ही नागा साधुओं के औपचारिक स्नान से होती है। नदी किनारे जुलूस निकाला जाता है, जिसका नेतृत्व भी नागा साधु करते हैं, जो मंत्रों के जाप के बीच अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। सजे हुए रथों पर सवार होते हैं, इसके बाद वे पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और इस तरह नागा साधु अपने धार्मिक भावनाओं, अपने धार्मिक क्षेत्र का वो निर्वाहन करते हुए नागा साधु नजर आते हैं। नागा साधु के विचित्र विचित्र लिबास, नागा साधु के विचित्र तरीके देखिए, नागा साधु दो तरह के होते हैं, पुरुष होते हैं, महिलाएं होते हैं। जो पुरुष होते हैं वो पूरी तरह से नग्न होते हैं। कहा जाता है जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के शरीर में एक लिबास नहीं होता है, उसलिए नागा साधु अपने शरीर पे कोई लिबास धारण नहीं करते। वहीं हम बात करें जो साध्वी होती है नागा, वो अपने जिस्म पर वो कपड़े पहनती हैं। पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं जो नागा साधुओं में होते हैं। वो अपना जिंदगी का जो फिजिकल मतलब जो जीवन होता है, आचार विचार, मोह माया, चीजों की वासना, डिजायर, उस सब का वो तिलांजलि दे देते हैं। उन्हें जीवन की किसी भोग विलासता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। आप देखिएगा इस ठिठुरती हुई ठंड में, पूस की रात में भी वो नग्न होकर नदी किनारे बैठे नजर आते हैं। उन्हें ठंड भी उन्हें लगती नजर नहीं आती है। वो नग्न अवस्था में रहते हैं और इस जो हाथ तपा देने वाली ठंड में, इस ठिठुरती हुई रात में भी वो डुबकी लगाने से परहेज नहीं करते हैं। लेकिन नागा साधु आम जनमानस, आम लोगों से वो दूर ही रहते हैं। उनका अलग ही मोहल्ला होता है, उनका अलग ही तरीका होता है। वो अपनी दूरी मेंटेन करते हैं और दूरी मेंटेन करते हुए अपनी धार्मिक यात्रा, अपनी धार्मिक भावनाओं का निर्वहन भी करते नजर आते हैं। ये तपस्वी होते हैं, ये तपस्या करते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि हिमालय की कंदराओं में दर्जनों साधु सन्यासी नागा हैं जो रहते हैं, जो शून्य से नीचे डिग्री के तापमान है वहां पर भी वो बिना कपड़े के रहते हैं और अपनी तपस्या में ही लीन नजर आते हैं। तो भैया नागा साधु कौन है कौन नहीं है, उनके बारे में जो हमने अपनी बातें की है वो आपको हमने स्पष्ट तौर पर बता दी है। भैया 13 तारीख से कुंभ का विधिवत शुरुआत हो जाएगा और कुंभ
ये महाकुंभ है, हम लकी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में 140 साल बाद होने वाला जो है महाकुंभ है, जिसे कि हम साक्षी बनने जा रहे हैं। और कुंभ के बारे में जाते जाते ये भी बता दें कि कुंभ को यूनेस्को ने दुनिया का बहुत बड़ा फेस्टिवल घोषित किया है। दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है कुंभ। दुनिया का सबसे बड़ा पर्व, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। इससे बड़ा मेला धरती पे कहीं भी आयोजित नहीं होगी, कहीं होती है ना कभी हुई है। ये सवा महीने तक चलता है। इतनी भीड़ को कोलैबोरेट करना, इतनी भीड़ को मैनेज करना, ये वाकई में समझ लीजिए एक संसार को मैनेज करने जैसा है। और समझ लीजिए कि गंगा यमुना का जो डूब क्षेत्र है, जो इलाहाबाद का, प्रयागराज का, वहां पर एक आर्टिफिशियल तंबू की शहर बसा दिया गया है। ये भी देखने में अलौकिक, अद्भुत और अविश्वसनीय है। दोस्तों फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवादी नई कहानी के साथ। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपने सपोर्ट कर सकते हैं, आपने सहयोग कर सकते हैं, आपने कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल अंतर्मन पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और हमें सहयोग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए बिंदु के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं।